हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप जीवन में मजा आ रहा होगा। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपना कंप्यूटर साइंस फॉर एवरीवन। ओके। तो अभी तक हम लोगों ने देखो बेसिक चीजें पढ़ी, देखी कि कंप्यूटर कैसे बना। उसके बाद फिर हमने सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स एंड टोकन्स पढ़े थे, राइट? तो लेट मी जस्ट ब्रिंग इट। यस। अ, हम लोगों ने देखा कि टोकन्स क्या होते हैं। जैसे बेसिक्स ऑफ टोकन्स, डेटा टाइप था और ऑपरेशंस ऑपरेटर्स थे, राइट? फिर हमने स्टेटमेंट्स देखे कि टोटल कितने स्टेटमेंट्स होते हैं। तो देखो बेसिक देखो, ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर नॉर्मल स्टेटमेंट्स, राइट? ये हमारे नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं। तो इसमें हम लोग कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं या फिर कुछ डिक्लेरेशन कर सकते हैं, राइट? फिर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स और जंपिंग स्टेटमेंट्स देखा था। लो, लेट मी जस्ट कैप्चर इट वेरी क्विकली ताकि हम लोग अलाइंड हो जाएं। ओके। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि नॉर्मल स्टेटमेंट्स कैसे हो सकते हैं कि हम यहाँ पर लिखें कि इंटीजर n इज इक्वल्स टू 10। ओके। तो दिस इज अ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। इसमें हमने क्या करा, देखो एक डेटा टाइप लिखा है और एक आइडेंटिफायर या फिर एक वेरिएबल लिखा है और एक असाइनमेंट ऑपरेटर से हमने इसमें असाइन किया है, राइट? देखो इसको तुम टोकन्स में लिटरली तोड़ सकते हो। ये वाला फर्स्ट इंट जो लिखा हुआ है, दिस इज अ डेटा टाइप। फिर क्या है, n लिखा हुआ है तो दिस इज अ वेरिएबल या फिर एक आइडेंटिफायर टू आइडेंटिफाई दिस डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट, राइट? फिर क्या है, एक इक्वल टू लगा हुआ है। इक्वल टू इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर क्या है, 10 लगा हुआ है। ये 10 जो है ये एक इंटीजर नंबर है और फिर सेमीकोलन से स्टेटमेंट को बंद किया। अभी अगर हम इसमें लिखते हैं कि n इंटू इज इक्वल्स टू 20, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि इस पे हमने कुछ ऑपरेशन किया, राइट? देखो हम ये ऑपरेशनल स्टेटमेंट है। ओके। तो अभी यहाँ पर हम लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि रादर देन दिस हम लोग सीधे लिखते कि इंटीजर m इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, n इज इक्वल्स टू भी लिख सकते थे, बट अभी हम यहाँ पे लिख दिए तो हमने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया, राइट? तो ये सेम ही काम है, इसलिए हम लोग इनको नॉर्मल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ठीक है? तो अभी लेकिन ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमने देखा था कि हम लोगों ने इफ यूज किया था कि इफ सम कंडीशन, ठीक है? सम कंडीशन मींस कि इट विल बी रिटर्निंग इधर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें हम लोग एंड यूज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, राइट? तो इस तरह से हमने एक कंडीशन लिखा, ये कंडीशनल हुआ। अगर ये नहीं ठीक होता है तो फिर हमने इस पे एक एल्स लिखा, या फिर तुम कह सकते हो कि एल्स इफ सम अदर कंडीशन, राइट? तो अभी क्या है, या फिर हम इसमें सीधे एल्स लिख सकते हैं, ठीक है? एल्स लिखेंगे तो कोई कंडीशन लिखने का जरूरत नहीं। अच्छा, ओके। अभी लूपिंग स्टेटमेंट के सॉरी, दीज आर कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट? फिर अभी लूपिंग स्टेटमेंट्स कैसे काम करते हैं? तो लूपिंग स्टेटमेंट्स का होता है कि हम लोग या तो फॉर यूज करेंगे, जिसके लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन, ठीक है? देखो इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन और अपडेशन, और इसके अंदर में हम लोग ऐसे इस तरह से करके जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग बात कि अगर हम लोग को सिर्फ एक ही स्टेटमेंट रन करना है, लेट्स से कि हम लोग को सिर्फ प्रिंट करना है समथिंग, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे कि बिना ये ब्रैकेट लगाए यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रिंट एफ समथिंग लाइक दिस, ठीक है? तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेट से लिख देते हैं कि एम प्रोडक्ट डॉट इन। ओके। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि ये जब से भी ये कंडीशन इनिशियलाइज होगी और फिर ये कंडीशन कंडीशन चेक होगी और फिर ये अपडेट होगा। ओके। तो ये जितने बार भी होगा ये सिर्फ इस एक स्टेटमेंट को रन कर रहा होगा हर बार, ठीक है? तो लेकिन अगर हम लोग को मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखने हैं तो एक यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, उसको एंटर मारा और यहाँ पे एक ब्रैकेट से कर्ली ब्रेसेस से क्लोज किया इसको। तो ये अब इसके अंदर हम मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं, ठीक है? printf लेट्स से कि वेलकम। ओके। तो हाँ, printf इज अ फंक्शन फॉर
प्रिंटिंग समथिंग इन सी लैंग्वेज, ठीक है। सारे लैंग्वेज में ये अलग अलग हो सकता है, बट वी आर लुकिंग एट सी लैंग्वेज ओनली। तो लेकिन क्या है ना, अल्टीमेटली फॉर लूप से हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। अभी इसके अलावा हमने एक देखा था व्हाइल लूप और एक डू व्हाइल लूप, ठीक है। तो व्हाइल लूप में क्या हो रहा था कि लेट्स से व्हाइल, यहाँ पर सिर्फ कंडीशन, ठीक है। अभी यहाँ पे भी यही सेम ब्रैकेट का लॉजिक काम करेगा, बट ओवरऑल बात यह है कि कंडीशन के अलावा की बाकी चीजें जो हम लोग फॉर लूप में लिख रहे थे वो हमें कहीं और लिखना पड़ेगा अभी जैसे भी, लेकिन वो मैनेज करना एज अ प्रोग्रामर तुम्हारा काम है दोस्त, ठीक है। अभी सेम एक चीज होता है डू व्हाइल, और इस तरह से कंडीशन, ठीक है। तो इसमें और डू व्हाइल में ओके, यहाँ पे ये सेमीकोलन होता है और यहाँ पे ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, while और do while में फर्क ये होता है कि do while will execute at least once every time, ठीक है। ताकि इवन कंडीशन सही भी नहीं होती है तो भी do while एक बार तो रन कर ही जाता है, यही इसका एक बेनिफिट है यूज करने का, ठीक है। तो दीज आर आवर लूपिंग स्टेटमेंट्स। अभी जंपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जंपिंग स्टेटमेंट्स में हम लोगों ने देखा था कि अपने पास क्या होता है, ब्रेक, कंटिन्यू, और हमने देखा था, ठीक है ना। तो देखो ओवरऑल इतनी ही चीजें हैं भाई। अभी इतना जान लेने के बाद हम लोगों को कुछ एक बेसिक चीजें जाननी है, उसके बाद अपने पास एकदम प्रोग्रामिंग प्रॉपरली अपने को आ रहा है। देखो क्या है ना, अगर तुमने ये स्टेटमेंट समझ लिया प्रॉपरली, ये स्टेटमेंट्स क्या होता है, तो अभी हम लोग एक चीज पढ़ेंगे फंक्शन, उसके अगर तुम फंक्शन के अंदर आ गए तो तुम्हें उस फंक्शन में क्या स्टेटमेंट्स लिखने हैं वो डिसाइड करना एज अ प्रोग्रामर तुम्हारा काम होगा, जो कि स्टेटमेंट्स लिखना हमें ऑलरेडी आता है विद दीज, ठीक है। जो कि हमने देखा फॉर व्हाइल डू व्हाइल ऐसे ही चीजों से स्टेटमेंट्स लिखने हैं। तो अब थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं आगे इसमें फंक्शंस के ऊपर, ओके। तो फंक्शंस क्या होते हैं कि जैसे जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम रन करते हैं, तो जैसे जब हम लोग एक सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, तो लेट्स से कि हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं प्रोग्राम डॉट सी, और इसके अंदर में हम लोग कुछ कोड लिखेंगे। तो जब भी वो कोड लिखते हैं ना, तो हमेशा एक चीज का नोटिस करना होता है, पहले तो कुछ हैश इंक्लूड्स होते हैं, वो हम लोग डिटेल्स देख सकते हैं लेटर ऑन, बट अभी हम लोग सिर्फ ओवरऑल देख रहे हैं, ठीक है। हैश इंक्लूड्स के बाद फिर हमने लिखना होता है एक इंट मेन, और इस तरह से यहाँ पे कुछ आता है, और लास्ट में हमने लिखना होता है एक रिटर्न 0, ठीक है। अभी इसके बारे में बस समझ लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। देखो ये ना एक प्रोग्राम डॉट सी नाम का फाइल है, ठीक है। ये एक फाइल है, ये इसका फाइल नेम है प्रोग्राम डॉट सी, ठीक है। अब इस फाइल में क्या लिखा हुआ है, इस फाइल में इतनी चीजें लिखी हुई है, ये जो अपने पास हैश इंक्लूड है, इंट मेन है और रिटर्न 0 है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो ये ना बोल रहा है कि ये एक प्रोग्राम डॉट सी नाम का एक प्रोग्राम है, जिसको कि जिसके अंदर की एक मेन मेथड है, ठीक है। ये मेन मेथड या मेन फंक्शन क्या होता है, कहीं पे भी अगर हम मेथड बोलते हैं तो उसका मतलब फंक्शन होता है। हम लोगों ने मेथड नाम यूज करना शुरू किया बेस्ड ऑन ऊप्स, ठीक है। हम लोग लेटर ऑन इसी सीरीज में ऊप्स पे आएंगे, बट तब तक के लिए अगर हम मेथड बोलते हैं गलती से, तो दैट मीन्स कि हम फंक्शंस रेफर कर रहे हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज में मेथड नहीं बोलते हैं, सी लैंग्वेज में स्पेसिफिकली फंक्शंस बोलते हैं। उसका रीजन होता है, उस पे भी हम लोग आएंगे जब हम लोग ऊप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मेन नाम का फंक्शन है। तो ये मेन फंक्शन क्या बताता है प्रोग्राम को, कि जब भी इस प्रोग्राम डॉट सी को हम लोग एग्जीक्यूट रन कुछ भी करेंगे या कंपाइल करेंगे, उससे जो डॉट ई प्राप्त होगा उसको जब हम लोग रन करेंगे, तो इसको सबसे पहले मेन फंक्शन की ओर आना है, ठीक है। और इसमें जो लिखा हुआ है, जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे, लेट्स से कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ऐसा कुछ लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी देखो क्या हो रहा है ना, इस प्रोग्राम डॉट सी को बस ये पता है कि यहाँ आओ, मेन मेथड के अंदर जाओ और स्टेटमेंट 1 को कॉल करो, स्टेटमेंट 2 का काम करो, फिर रिटर्न 0 करो। अब ये रिटर्न क्या है, देखो ये रिटर्न ना, ये जंपिंग स्टेटमेंट था अपना, ये जंप कर रहा है इस मेन फंक्शन के बाहर। अभी मेन फंक्शन के बाहर आने का मतलब कि प्रोग्राम खत्म हो गया, ठीक है।
तो अब थोड़ा बात करते हैं और फंक्शंस क्या हो सकते हैं, ठीक है? देखो इसमें ज़्यादा डाउट मत रखना, बिल्कुल ये बस इतनी ही बात है जितनी हमने बोली। ये स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 क्या है? कोई सा भी स्टेटमेंट जो भी यहाँ पे हमने देखा ना, इसमें से कुछ भी तुम जो भी लिखना चाहो वो। हम एक रफ आइडिया में बता रहे हैं कि हमको एक रिटर्न 0 यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक मेन फंक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज इस तरह से समझता है कि हम जब भी किसी प्रोग्राम में एंटर करेंगे, तो हम बस ये देखेंगे कि इसका मेन फंक्शन कहाँ है। जो भी इसका मेन फंक्शन होगा उसको हम वहाँ पे जो लिखा है वो रन करेंगे, उसके बाद रिटर्न 0 लेके वापस आ जाएँगे। अच्छा, अभी रिटर्न 0 का ही क्या मतलब है? वैसे तो कुछ बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 0 का मतलब ये होता है कि इस प्रोग्राम से बाहर निकलने के बाद कंप्यूटर ये बात समझेगा कि दिस प्रोग्राम हैज़ बीन रन सक्सेसफुली, नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो अभी हम लोग बात करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। अब देखो जैसे हमने एक फंक्शन देखा मेन फंक्शन, और क्या फंक्शंस होते हैं? तो देखो सी में टोटल 4 टाइप से फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है? अगर हम लोग बात करें फंक्शंस, तो इसमें देखो अगर हम पहले नाम ही लिखते हैं इसका, तो फर्स्ट थिंग इज कि नो आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न, आर्ग्यूमेंट with no return, uh, no argument with return, और argument with return। देखो ये बस 4 कैटेगरीज हैं, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है अपने को, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे अगर हम लोग जब पाइथन पढ़ेंगे तो वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम लोग को बस सी पर्सपेक्टिव से ये बात देखनी है कि ये कैसे काम कर रहा है अपने पास, ठीक है? तो देखो क्या होता है, जब भी हम एक फंक्शन बना रहे हैं तो ये फंक्शन हमने देखा कि मेन फंक्शन क्या काम कर रहा था कि सी के इस प्रोग्राम को बता रहा था कि भाई तुमको ये स्टेटमेंट्स करने हैं कंप्लीट, ठीक है? तो अभी क्या होता है कि हम लोग फंक्शंस बनाएँगे ताकि उससे क्या हो जाएगा कि हम लोग इस स्टेटमेंट्स की जगह उन फंक्शंस को कॉल कर देंगे। तो उससे अपना फ़ायदा ऐसे होगा कि हम लोग को कई जगह पर जो काम 10 लाइन में लिखना है, उसको एक जगह पे लिख के सिर्फ़ उसको कॉल कर पाएँगे, ठीक है? उसके अच्छे-अच्छे काफ़ी अच्छे-अच्छे यूज़ केसेस देखेंगे जब हम लोग अच्छे से प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। बट अभी हम लोग ये समझते हैं कि ये कैसे, इसका क्या मतलब है नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न और इन चीज़ों का, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे से शुरू करते हैं अपना नो आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न। तो नो रिटर्न का मतलब होता है कि सी लैंग्वेज को बताना पड़ेगा कि पहले रिटर्न मतलब क्या होता है, ठीक है? तो जब भी हम लोग कोई फंक्शन लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे वॉइड और फिर लेट से लिखेगी फंक्शन 1 और यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है, ठीक है? हाँ, यहाँ पर हमने लिख दिया कि स्टेटमेंट 1, ठीक है? तो इस वॉइड का क्या मतलब है कि ये कुछ नहीं, वॉइड मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है? तो ये वॉइड का क्या है कि ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा। तो इसलिए क्यों? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि नो रिटर्न, ठीक है? कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे इसीलिए हमने मेन में क्या लिखा हुआ था कि रिटर्न 0, क्यों? क्योंकि ये एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ठीक है? अभी देखो ये बात एकदम क्लिक कर गया होगा कि ये इंट मेन कैसे बना कि ये इंट रिटर्न कर रहा है मेन फंक्शन, जब ये रिटर्न 0 कर देगा तो इसका मतलब सब कुछ सही है, ऑल गुड, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है? रिटर्न कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी देखो समझते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न। आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब होता है? देखो जैसे हम लोग यहाँ पे सेकंड वाले को अगर बोले, ये गायब क्यों हो जा रहा है भाई? हाँ, ठीक है। तो अगर हम सेकंड वाले को बोले यानी कि आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न, तो आर्ग्यूमेंट आएगा पर रिटर्न नहीं होगा। रिटर्न नहीं होगा मतलब कि वॉइड हो गया, और यहाँ पर लिख लेते हैं फंक्शन 2, ठीक है? अभी आर्ग्यूमेंट कैसे आता है? तो देखो जैसे क्या होता है ना, इस वाले ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जो ये ब्रैकेट लगाया हमने और इसको ऐसे ओपन करके ऐसा कर दिया, ठीक है? यहाँ पर चलो लिख देते हैं स्टेटमेंट 1, ठीक है? यहाँ पर हमने क्या करा, स्टेटमेंट 1 लिखा। अब अपने को इसमें आर्ग्यूमेंट डालना है। आर्ग्यूमेंट कहाँ आता है? देखो इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में जो भी डेटा आता है वो अपने को आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है? आर्ग्यूमेंट मतलब कि यहाँ पे ऐसे हम लिख लिए इंट n, ठीक है?
तो इससे क्या हो गया कि यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है, उसका नाम n होगा, ठीक है। और क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है भाई। तो एक फ्लोट मंगा लेते हैं m नाम से, और एक कैरेक्टर मंगा लेते हैं ch नाम से, ठीक है। तो ऐसे तुम कुछ भी कितना भी मंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ये सेकेंड टाइप का हुआ अपने पास, ठीक है। अब थोड़ा थर्ड टाइप की ओर बढ़ते हैं। थर्ड वाले टाइप में है नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न। तो ठीक है, रिटर्न अभी चाहिए अपने को, तो देखो सिंपल तरीका भाई, इंट मेन अपने पास जो होता है ना वो यही है, देखो इंट मेन, जिसमें कि कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं आ रहा है, और हमने यहाँ पे लिखा स्टेटमेंट 1, और फिर हमने यहाँ पे लिखा रिटर्न 0, और फिर हमने इसको बंद कर दिया। तो देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि नो आर्ग्यूमेंट, ओके, नो आर्ग्यूमेंट बट विथ रिटर्न, रिटर्न चाहिए बट आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, और रिटर्न में इंट है, और हमने यहाँ पे रिटर्न 0 इसलिए लिखा। अभी ठीक है, अभी चौथा टाइप देखते हैं। तो चौथा टाइप अपना जो है, आई होप दिख रहा होगा, ओके, यस, इससे इधर ले आते हैं। हाँ, तो चौथा टाइप जो अपने पास है वो बोलता है आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न, मतलब आर्ग्यूमेंट भी चाहिए और रिटर्न भी चाहिए। तो लेट से रिटर्न बना देते हैं एक इंट, और इसमें बनाते हैं फंक्शन ऐड नाम से, ठीक है, जिसमें कि हम लोग एक बना लेते हैं इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, ठीक है। जिसमें हमने क्या करा, देखो अभी यहाँ पे हमको कुछ तो रिटर्न करना है, तो सीधे रिटर्न कर देते हैं a प्लस b, ठीक है। और हमने इस तरह से कर दिया, ठीक है। देखो बहुत सिंपल एग्जांपल है ये। इसमें क्या हुआ कि हमने आर्ग्यूमेंट में दो चीजें मंगाई और उसका रिटर्न करके दे दिया, और इस फंक्शन का नाम रखा है ऐड। अब देखो समझते हैं कि इन फंक्शंस के बेनिफिट क्या हो सकते हैं। तो जैसे समझो, अगर अपने पास ये मेन एक यहाँ पर अगर हम लिखना स्टार्ट करते हैं, लेट्स से कि इंट मेन, यहाँ पर हमने लिखा कि इंटीजर n इज इक्वल्स टू 10, और फिर लिखा m इज इक्वल्स टू 20, ठीक। और फिर हमें क्या करना है कि कई बार लेट से कि हमको क्या करना है कि इस तरह का कुछ ऑपरेशन करना है कि n को m में ऐड करते जाना है जब तक वो 100 से छोटा हो, ठीक है। तो इस चीज के लिए कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अगर एकदम सिंपली सोचो कि y n इज लेस देन 100, ठीक है, जब तक मेरा n जो है वो छोटा है 100 से, तब तक हमने क्या करा कि देखो n is equals to add n कॉमा m, ठीक है। और फिर हमने क्या करा कि इस वाइल को बंद कर दिया, ठीक है। और फिर हमने इसको प्रिंट कर दिया, कुछ भी, लेट से कि डन। हाँ, तो देखो इस एग्जांपल में अभी क्या हो रहा है कि हमको ये जो ऑपरेशन करना था a प्लस बी वाला, ये जो ऑपरेशन a प्लस बी वाला करना था, ये कई बार करना था। कब तक करना था हमको नहीं पता, हमको तब तक करना था जब तक ये 100 से छोटा है। बस हमको यही पता था कि भाई 100 से छोटा है तो यही ऑपरेशन करना है बार बार। तो हमने क्या करा कि हमने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको ले आके लेट से इसी में डाल देते हैं, क्योंकि ये इसी प्रोग्राम के अंदर होना चाहिए, ठीक है। हमेशा अपने को क्या करना होता है कि जब भी सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में जब भी कोई फंक्शन बना रहे हो तो वो हमेशा मेन के ऊपर ही बनाओ, ठीक है। इसके ऊपर देखो हमेशा तुम्हारा हैश इंक्लूड stdio डॉट h ऐसा कुछ लिखा होगा, और स्टैंडर्ड stdio मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट, IO इनपुट आउटपुट, और फिर std माने स्टैंडर्ड, ठीक है। डॉट h का मतलब होता है कि दिस इज अ हेडर, ओके, हेडर फाइल होता है ये। तो ये इसको इंक्लूड करने से क्या हो रहा है कि हम लोग ये प्रिंट और आगे चल के स्कैन ये चीजों को समझते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब हमने इसके ऊपर ये जो ऐड है, इसको हम लोगों ने मेन के ऊपर लिखा है, तो ही ये इस तरह से कॉल हो पाएगा। अगर हम इसको ले आकर के यहाँ पे से लेट से कि हम इसको एकदम नीचे ले आ रहे हैं, ठीक है। और अगर हम अभी इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये एक एरर देगा
क्यों? क्योंकि इसको नहीं पता कि ये ऐड कौन है, ठीक है? तो अगर तुम मेन के नीचे डिक्लेयर कर रहे हो अपना फंक्शन इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में तुमको ऊपर में डिक्लेरेशन कर देना चाहिए कि ऐड इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, ऐसा, ठीक है? अब देखो, अगर तुम ये डिक्लेयर कर दियो, तो फिर तुम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे तो ये चलेगा, ठीक है? तो इतना पचड़े में नहीं पड़ना है अपने को, हमको सिर्फ ये रूल याद रखना है भाई कि सबसे लास्ट में जो फंक्शन होगा ना, देखो ये मेन होगा, जो भी तुमको बनाना है हमेशा ऊपर बनाओ, ठीक है? तो दीज आर एवरीथिंग अबाउट फंक्शन। तुम देखोगे काफी सारा हम लोग यूज कर सकते हैं जब तुम प्रोग्रामिंग करोगे। अल्टीमेटली जब हम लोग किसी वेबसाइट पे जाते हैं, एम कोडर हुआ, लीड कोड हुआ, किसी वेबसाइट पे भी तुम जाओगे तो वो अक्सर फंक्शनल कोडिंग ही कराते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफिस में भी एंटरप्राइज लेवल पे जब अपने को काम करना होता है तो एक बड़ा प्रोग्राम होता है वो, एक एक वेब एप्लीकेशन काफी बड़ा प्रोग्राम होता है, उसमें काफी सारी चीजों पे काम करना होता है। तो हम लोगों को मॉड्यूल्स बट के मिलते हैं, ठीक है? उन्हीं मॉड्यूल्स को ही हम लोगों को सिर्फ कोड करना होता है। तो वो लेट से कि तुमको सिर्फ ऐसा ही एक मॉड्यूल मिल जाएगा कि भाई यहाँ पे इतना बड़ा सा ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको कोड करके कंप्लीट करो। फिर थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, काम जब काम समझ में आएगा तो फिर तुम्हें दिया जाएगा कि तुम अब फंक्शन डिक्लेयर भी करो और फिर पूरा डिजाइन करो कि कैसे वो चलना चाहिए चीजें। तो हम लोग एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन, तीसरे फंक्शन ऐसे कॉल करना पड़ता है, ठीक है? तो आई होप कि इस ये सब चीजें काफी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं ब्रो, इतनी ही चीजें हैं, ये बहुत इजी है। अगर तुम दूसरे लैंग्वेजेस पढ़ोगे तो उसमें हो सकता है कि ये चीज ना हो, स्पेसिफिकली पाइथन ऐसा नहीं काम करता है। बट देखो, जावा हुआ, सी शार्प हुआ, सी प्लस प्लस हुआ, ये सारे लैंग्वेजेस इसी को फॉलो करते हैं, एग्जैक्ट इसी को फॉलो करते हैं। तो ये बस कहने की चार चीजें हैं। नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न का मतलब हो गया कि यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है, और यहाँ पे देखो कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है। आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे कुछ कुछ आ रहा है, राइट? सेम वे, यहाँ पे कुछ रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे कुछ रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में नहीं आ रहा है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में आ रहा है, ठीक है ना? देखो, आई होप दिस ऑल मेक सेंस। तो अब जब हमने फंक्शंस पढ़ लिया है, तो अभी लेट्स कंटिन्यू ऑन